जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो दोस्तों जय हिंद, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों ये जो बात मैंने अभी आप लोगों को बोली है कि वक्त कभी नहीं आता है, तो हम लोग को जो है वक्त की अहमियत को समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि एक बार जब वक्त बीत जाता है तो फिर इंसान पछताता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप लोग को ये वीडियो मिले तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग भविष्य में बिल्कुल भी रिग्रेट फील ना करें। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोग को ईमानदारी से अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार और। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल की पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, कि भारत के अंदर कुल कितनी नदियां बहती हैं, नदियों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि आज हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि भाई हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं, इनके अंदर हम तमाम नदियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम लोग को क्या बात करनी है, हम लोग को अपवाह के बारे में बात करना है। मैंने आप लोग को बता दिया कि हम लोग को भारत के अंदर पाई जाने वाली तमाम नदियों के बारे में डिस्कस करना है। इसी के अंदर हम लोग सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, गंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रह्मपुत्रा, फिर प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर हम लोग बात करने वाले नर्मदा के बारे में, तापी के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में, महानदी के बारे में, कृष्णा एंड कावेरी नदी के बारे में। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, इनकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं। और हम लोग आखिरी में बात करेंगे कि भारत के अंदर जो झीलें हैं, झील का जो है उपयोग क्या है, क्या क्या झीलों की उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि डेल्टा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सुंदरबन के डेल्टा के बारे में बात करेंगे हम लोग, हिमालय नदी की विशेषताएं, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा नदियों के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बार और आप लोगों से जो है तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को जो है मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपवाह क्या होता है, ठीक है। चूँकि चैप्टर का नाम ही क्या है, अपवाह, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि अपवाह का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर जो है ग्लेशियर्स है। क्या है दोस्तों, ग्लेशियर्स वगैरह है पहाड़ के ऊपर। तो हम लोग को पता है कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो नदी के रूप में पानी जो होता है जब इकट्ठा हो जाता है तो नदी की तरह जो है नदी का रूप ले लेता है, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर इतनी मात्रा में पिघलते हैं कि वो इतने ज़्यादा जल उसके अंदर एकत्रित हो जाता है कि उनका बहाव जो होता है कि नदी का रूप ले लेता है। तो यही नदी जब हम किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई नदी बह रही है, जैसे मान लीजिए कि हिमालय की कोई नदी है, ठीक है, तो जब ये नदी बहेगी दोस्तों, तो जब हम इसी के अध्ययन की बात करेंगे ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी विशेष नदी के बारे में अध्ययन करते हैं कि वो क्षेत्र कौन से क्षेत्र से निकलती है, उस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, जब हम ये तमाम चीज़ें बात करने का प्रयास करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। हाँ, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की नदी के तंत्र की व्याख्या करना। अब इसके अंदर वो मुख्य नदी भी आती है और उसकी सहायक नदियाँ भी आती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर उसकी सहायक नदियाँ आएंगी, तभी मैं उसको क्या बोलूँगा कि एक अपवाह तंत्र है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कि भाई अपवाह द्रोणी किसे बोलते हैं। तो अपवाह द्रोणी का मतलब क्या होता है कि भैया एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है ना, वो किसकी है, तो वो अमेजन नदी की है। किसकी है दोस्तों, अमेजन नदी की। अब देखिए, अभी आप लोग को अपवाह द्रोणी का मतलब समझाता हूँ। ये देखिए, हम लोग को पता है कि भाई अमेजन नदी जो है वो मतलब बहुत विशाल नदी है, ठीक है। पूरे अमेजन के अंदर पूरी नदी फैली हुई है। तो जहाँ जहाँ तक इसका पानी फैला हुआ है ना, वो सब क्या कहलाएगा, अपवाह द्रोणी कहलाएगा। अपवाह द्रोणी के अंदर जो इसकी सहायक नदियाँ भी आती हैं, ठीक है, वो तमाम नदियाँ आती हैं जो अमेजन जो रिवर है उसके अंदर मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर के क्या बनती हैं, इसी को हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी, ठीक है। उसके बाद में भारत के अंदर सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी की है, तो भैया भारत में जो है गंगा नदी की अपवाह द्रोणी क्या है, सबसे बड़ी, क्योंकि गंगा नदी का पानी जो है बहुत सारे राज्यों के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग जल विभाजक के बारे में। जल विभाजक क्या होता है, एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र, पर्वत या उच्च भूमि होती है जो पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, यानी कि डिवाइड करती है उनको। ये तो बात थी दोस्तों वन लाइनर, ये फैक्चुअल बात थी जो
दिया था तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसी में से 1 नंबर का सवाल ये पूछ देगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है अपवाद द्रोणी किसकी है। तो हम लोग को पता होनी चाहिए कि भैया अमेजन नदी की। अगर भारत में पूछ दिए तो पता होना चाहिए कि गंगा नदी की अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी मुख्य नदियाँ पाई जाती हैं। तो भाई भारत के अंदर जो है मुख्य नदियों को जो है 2 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर? 2 वर्गों के अंदर। पहला बांटा गया भैया हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक, नेपाल, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है बहुत विशाल आपकी जो एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जिसके ऊपर खूब सारा बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला है। इस तरह से जो है एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जिसपे खूब सारा जो है बर्फ जमा हुआ है। तो ये जब बर्फ़ पिघलती है तो ये इतना सारा जल रिलीज करती है कि ये एक नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, ये अलग अलग नदियों का रूप ले लेती है। ठीक है, तो उसी में से जो है नदियाँ कुछ निकलती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली नदी आपकी सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। हिमालय के अंदर आने वाली सबसे जो इंपॉर्टेंट नदी है वो सिंधु नदी तंत्र है। अब तंत्र में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी भी निकलती है हिमालय से। गंगा नदी तंत्र में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कई सारी सहायक नदियाँ हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ब्रह्मपुत्र भी जो है कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह एरिया जो 3 तरफ से किससे घिरा हो दोस्तों? जल से घिरा हो। तो हम लोग को पता है इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पूरा पानी पानी वाला एरिया है। नीचे हिंद महासागर है, इधर अरेबियन सी है। तो तीनों तरफ से ये जो दक्षिण भारत है हमारा किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। तो जो क्षेत्र तीनों तरफ से जो है जल से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए दक्षिण भारत को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आपकी कौन कौन सी नदी आती है? तो सबसे पहले नदी आती है आपकी नर्मदा नदी, फिर गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे, फिर कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे, फिर महानदी के बारे में बात करेंगे, फिर कावेरी नदी के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियाँ। एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला जुला कर चैप्टर हमारा जो है इन्हीं 2 नदियों के वर्गों के बारे में डिस्कशन करना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ से निकलती है और हिमालय नदियाँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हिमालय आप एक बार देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा प्यारा भारत है। ये जितना भी ब्लू ब्लू कलर पर दिख रहा है ये भारत के अंदर आने वाला हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसी के अंदर है। मैंने आप लोग को इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर कि भाई हिमालय भारत के अंदर 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है दोस्तों, है ना। हाँ, सबसे सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निचला हिमालय, है ना। तो इसके अंदर कई सारे पहाड़ वगैरह आते हैं हिमालय के, और उनके ऊपर क्या है? बर्फ जमी हुई। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय आता है, सिक्किम के अंदर आता है। बाकी हिमालय का सबसे बड़ा जो एरिया है वो नेपाल के अंदर है। तो यहाँ से क्या निकलती हैं दोस्तों? नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है, फिर यहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो और यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये हिमालय की सबसे प्रमुख नदी तंत्र है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर एक एक करके जो है नदी के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कि भाई हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो हिमालय से निकलने वाली नदी में सबसे पहली नदी किसकी है? वो है आपका सिंधु नदी। ठीक है, हाँ। तो इसमें उससे पहले आपको बता देता हूँ कि भैया नदी की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो नदी की जो है सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? नदी का स्रोत होता है, उद्गम होता है। कहाँ से? जब ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, ग्लेशियर्स धूप की गर्मी की वजह से जब पिघलना शुरू होते हैं तो जो ग्लेशियर होता है जल बनने लग जाता है। क्या बनने लग जाता है? जल बनने लग जाता है। तो वो कहाँ रहता है? पहाड़ों के अंदर ऊपरी भाग रहता है नदी का। फिर नीचे आता है मध्यम भाग। फिर नदियाँ जैसे ही थोड़ा सा ढलान पाती हैं तो वो कैसे सांप की तरह ऐसे घूमने लग जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी घूमने के दौरान में जो है वो इतना घूम जाती है कि वो जो है झीलों का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? अब ध्यान से इस फिगर को देखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि कोई नदी आ रही है। ठीक है, अब वो खूब ऐसे ऐसे घूमते घूमते आ रही है। ठीक है, ऐसे घूमते आ रही है। अब नदी जो होती है वो अपना मार्ग जो है हर साल बदलती रहती है। अब देखिए, अब ये वाली नदी जो थी, जरूरी नहीं कि इस साल इस तरह से बही तो अगले साल जो है वो नदी जो है अपने इस पैटर्न पे ना बह करके जो दूसरे पैटर्न में बहना शुरू करेगी। लेकिन जल तो यहाँ पर भी है, तो ये जल क्या होगा? ये अलग हो जाएगा इस नदी से। अब ये क्या बन जाएगा? एक झील बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? झील बन जाएगा। इसी तरह से अगले साल दोबारा नदी जो है इस पैटर्न पे ना बह के इस पैटर्न पे बहेगी, फिर ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो इसी तरह से क्या होता है? गोखर झीलों का निर्माण होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में जब नदी बिल्कुल ही समतल जमीन पे आ जाती है, अब उसके अंदर जान नहीं रहेगी, उसके अंदर तेजी नहीं रहेगी, तो क्या किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। अपना पानी जो है वो जो पानी अपना कई सारे भागों के अंदर फैला देती है। फिर पता नहीं चलता कि नदी का जो मुख्य मार्ग कौन सा है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ तक उस नदी का पानी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद में नदी का मुहाना, फिर नदी जो है समुद्र के अंदर जाकर के मिल जाती है। तो ये जो है नदी के उद्गम की अवस्थाएं हैं, आप लोग को बस इतना ही समझना है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हिमालय नदी द्रोणी के बारे में, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, एक एक करके जो है इनकी विशेषताएं समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु नदी दोस्तों याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछेगा आपसे, उद्गम कहाँ होता है दोस्तों सिंधु नदी का? तो उद्गम होता है भैया मानसरोवर से। मानसरोवर झील है कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत के अंदर है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के अंदर पाई जाने वाली मानसरोवर झील से। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। ठीक है, हाँ ये देखिए आप लोग जो है सिंधु नदी को देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है, यहाँ से जो है मानसरोवर झील से जो है तिब्बत नदी निकलते हुए सीधे पाकिस्तान के अंदर बहते बहते सीधे अरेबियन सी के अंदर गिरती है। ठीक है, हाँ ये देखिए हिमालय, जितना भी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, सब बर्फ़ है, ये सब हिमालय के पहाड़ है। तो यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है। लंबाई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियों पर ध्यान दीजिए आप लोग। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? तो सहायक नदियाँ 5 सहायक नदियाँ हैं इसकी। सतलुज है, उसके बाद में आपकी सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। ये 5 नदियों के नाम पे ही पंजाब का नाम पड़ा हुआ है, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ जो है 5 इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसको एक सहायक नदियों को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सबसे पहले आपकी झेलम सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, झेलम सहायक नदी हो गई। फिर उसके बाद में आती है चेनाब, उसके बाद में आती है रावी। ठीक है, उसके बाद में आती है ब्यास और सतलुज। ठीक है, हाँ तो ये जो है इसकी 5 सहायक नदियाँ, किसकी? सिंधु नदी की। और उसके बाद में क्या है दोस्तों, और क्या विशेषता बता रखा है कि भैया इसका जो द्रोणी है, इसका पानी कौन कौन से एरिया तक सिंधु नदी का फैलता है, तो वो समझने का प्रयास कीजिए। भारत के अंदर तो फैलता ही फैलता है, लद्दाख के अंदर इसका जल है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान। तो द्रोणी मैंने आप लोग को समझाया था कि भैया नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जल है वो कौन कौन से एरिया तक विस्तृत है, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, और क्या विशेषताएं दोस्तों सिंधु नदी की एक बार देख लेते हैं। किसका निर्माण करती है? गोर्स का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां जो होती है मिठानकोट में सिंधु नदी से क्या कर जाती है? मिल जाती है दोस्तों। इसकी सारी पांचों की पांचों नदियां जो है कहाँ मिल रही हैं? ठीक है, पांचों की पांचों एकजुट होकर के जो है मिठानकोट के अंदर मिल जाती हैं। देखिए ये अब ये सारी यहाँ पर आई, अब फिर जाकर के एक पांचों इकट्ठा होकर के जो है कहाँ मिल जाती हैं? आपके मिठानकोट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, मिठानकोट किधर है दोस्तों? मिठानकोट आपका है पाकिस्तान के अंदर। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी, हिमालय की सबसे पहली नदी सिंधु नदी। हम लोगों ने मानसरोवर के बारे में डिस्कस कर लिया, लंबाई के बारे में डिस्कस कर लिया, 5 इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी प्यारी नदी गंगा के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों गंगा नदी का? गंगा नदी का उद्गम होता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। हिमानी का मतलब ग्लेशियर होता है। एक बार देख लीजिए आप लोग, हमारी गंगा नदी किधर है? ये देखिए, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र नदी, खैर सारी नदियाँ बहुत पवित्र होती हैं, लेकिन गंगा जी को जो है ज़्यादा मतलब माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों देखिए ध्यान से आप लोग, तो देखिए ये जो नीला कलर, ये देखिए ये जो है आपकी मुख्य गंगा नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है गंगोत्री ग्लेशियर्स। तो ये निकल करके जो है आपका कौन कौन से राज्यों के अंदर? तो पहले तो आपका उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार है, थोड़ा सा एरिया झारखंड का भी टच करती है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर सीधे अपना बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये देखिए इसकी सारी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? इसकी यमुना सहायक नदी। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री के जस्ट बगल में ही है। तो ये देखिए कितने सारी इसकी सहायक नदी आपस में इसके अंदर आकर के मिल रही है। तो ये पूरा जो एरिया कहलाएगा ना, ये सबको क्या बोलेंगे? गंगा द्रोणी क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? गंगा द्रोणी क्षेत्र। इसलिए मैंने आप लोगों से शुरू में डिस्कस किया था, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो द्रोणी क्षेत्र है किसी नदी का, तो गंगा का है, क्योंकि इतनी सारी सहायक नदियाँ, इतना सारा पानी इस वाले एरिया के अंदर है। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो भैया कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। लंबाई कितनी है दोस्तों? तो भैया 2500 जो है किलोमीटर से अधिक इनकी लंबाई है गंगा नदी की, इतना लंबा ट्रैवल करके जाती हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मुख्य सहायक नदियाँ यमुना है आपकी, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। कोसी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से राज्य का श्लोक बोला जाता है इस नदी को, जो बाढ़ ले आती है बार बार। ठीक है, जो बच्चे बिहार से होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। कौन कौन से राज्य में ये नदी अपना जल लेकर चलती है? तो भैया उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। झारखंड इसके अंदर दिया नहीं, लेकिन झारखंड भी जो है ये नदी बहती हुई जाती है। और विशेषताएं देख लेते हैं गंगा नदी की। तो भैया देखिए गंगा नदी का ढाल जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। इस नदी तंत्र से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। तो इसलिए जो गंगा नदी जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र से बहती है ना, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी, और यहाँ पर धान की खेती जो होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए यूपी के किसान बहुत अमीर माने जाते हैं। उसके बाद में आपके बिहार
फिर उसके बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये जो एरिया है बहुत ही कैसा उपजाऊ वाला एरिया है, क्योंकि गंगा नदी अपने साथ हर साल जो है मिट्टी लेके आती है और सहायक नदियाँ भी जो है उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। तो हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में भी उम्मीद करता हूँ कि डिस्कस कर लिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हिमालय की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसका नाम है आप ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। मैप में दिखाऊँ आप लोग को ब्रह्मपुत्र, तो देखिए ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये भी जो है आपकी तिब्बत के चेमा युगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भी हिमालय के अंदर ही आता है, ठीक है। चेमा युगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चीन तिब्बत होते हुए जो है फिर ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, फिर उसके बाद में आसाम, इस तरह से जो है आगे बढ़ती जाती है। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा कि उद्गम कहाँ है? चेमा युगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। हाँ, मानसरोवर झील के बगल में ही है। ये जितनी भी हिमालय की तीनों नदियाँ जो है ये मानसरोवर के आसपास से निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, उद्गम कहाँ से? मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दिबांग है इसकी सहायक नदी, लोहित है इसकी, केनुला है। उसके बाद में पानी कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर? तो भाई तिब्बत के अंदर से तो निकलती है, वहाँ जल तो रहेगा ही रहेगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश में, असम में और बांग्लादेश में, ठीक है। और क्या विशेषता है दोस्तों? और विशेषता समझने का प्रयास करते हैं। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यू अक्षर जैसे मोड़, अब देखिए किस तरह से प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए कैसे आई, यहाँ से जो है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देखिए यू, बिल्कुल ये यू बना ना, यू ऐसे बनता है ना दोस्तों, तो इस तरह से बिल्कुल टर्न लेती है ये, ठीक है। इस तरह से फिर वो इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि भैया इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है दोस्तों, ठीक है। जल और सिल्ट की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है इसके अंदर, है ना। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन सा जो है द्वीप स्थित है, कौन से राज्य के अंदर है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी दोस्तों। तो तीनों जो प्रमुख नदियाँ थी हिमालय की, उसको हम लोग डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से। सिंधु नदी कहाँ से उद्गम है, कितनी लंबाई है, सहायक नदियाँ क्या हैं? गंगा नदी उद्गम, लंबाई, सहायक नदियाँ, विशेषताएं। ब्रह्मपुत्र उद्गम, लंबाई, ठीक है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रायद्वीप नदी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो हिमालय नदी तंत्र जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे पहला जो नदी है वो आपका कौन सा है? नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो भैया उद्गम कहाँ से होता है? भैया मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों। मैंने आप लोग को पिछली क्लास के अंदर बताया था भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर कि प्रायद्वीप के अंदर जो है अमरकंटक की पहाड़ी आती है, सतपुड़ा, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि भाई नर्मदा नदी की जो है लंबाई टोटल कितनी है? तो भैया इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर की, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो भैया शक्कर, दूधी, तवा, गजल, इसकी क्या है? सहायक नदी है। उसके बाद में कहाँ कहाँ तक इनका जल फैला हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद में गुजरात के अंदर। ये दो राज्यों से गुजर के जाती है मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है। एक आपकी जो है आपकी जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से जाती है? तो देखिए ये आपका जो है मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ से निकलेगी गुजरात, सीधे अपना पानी कहाँ गिरा देगी? अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद में और क्या विशेषता है दोस्तों? और याद रखिएगा, हाँ, प्रायद्वीपीय नदियों को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, पूर्व में अपना जल गिराने वाली और पश्चिम में अपना जल गिराने वाली, ठीक है। हाँ, तो जो नर्मदा नदी है वो अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर के अंदर गिराती है, ठीक है। हाँ, प्रायद्वीप नदियों को भी दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, अरब सागर के अंदर जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ अपना जल गिराती है? तो अपना अरब सागर के अंदर जल गिराती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और क्या विशेषता है इसकी? तो भैया समुद्र तक पहुँचने में निकट संगमरमर गौर्ज और धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश, ये नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पर बहुत सारे झरने पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, संगमरमर गौर्ज, ठीक है, उस पर गुजरती है। संगमरमर की एक तरह से चट्टान होती है जिसके ऊपर ये पानी अपना बहाती है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जस्ट इसी के नीचे तापी नदी के बारे में। किसके बारे में? तापी नदी के बारे में। तो तापी को एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए। तापी नदी को जो है आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए। तो ये देखिए ये जो नदी है ना, ये तापी नदी है, ठीक है। हाँ, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और ये अपना पानी गुजरात और उसके बाद में जो है आपका अरब सागर के अंदर गिरा देती है, ठीक है। तो तापी नदी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, बैतूल जिला मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर सतपुड़ा से ही जो है, सतपुड़ा की एक पहाड़ी है, वहाँ से ये तापी नदी का निकलती है,
टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर। ठीक है, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्ण, गिरना और पंजरा। जल कहाँ कहाँ से गिराती है भैया? मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर भी इसका जो है थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके जाती है। विशेषता क्या है इसकी कि यह नर्मदा के समानांतर एक अंश में घट, मान लीजिए समानांतर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पैरेलल। ये नर्मदा नदी जा रही है, इसी के नीचे तापी नदी जा रही है, बिल्कुल इसके समान डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली नर्मदा के बारे में, तापी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गोदावरी क्या है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो नासिक जिला है वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 1500 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। सहायक नदियों पे आप लोग को फोकस करना है। पेपर में आप लोगों से 1 नंबर में सहायक नदियाँ पक्का पूछने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जल कहाँ कहाँ क्षेत्र से अपना बहा कर ले जाती है? तो भाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन एरिया के अंदर जो है गोदावरी, द्रोणी, उसकी सहायक नदियों का जल जो है पाया जाता है। खासियत क्या है इस नदी की? तो देखिए यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी। आप लोग बताइए कि हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ठीक है, उसके बाद में दक्षिण गंगा भी बोला जाता है इसको। प्रायद्वीप यानी कि जिस तरह से हमारी गंगा नदी है ना, तो इसी तरह से साउथ इंडिया की गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है? तो आपका गोदावरी नदी को बोला जाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर में सवाल पक्का पूछ सकता है कि बताइए दक्षिण भारत की किस नदी को जो है दक्षिण गंगा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात करेंगे महानदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? महानदी के बारे में। महानदी को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये रही आपकी महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ एरिया से निकलते हुए जो है अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जो है पानी गिराती है। तो भैया महानदी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से जो है ये नदी का उद्गम होता है। अब ये उच्च भूमि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या? उच्च भूमि का मतलब होता है कि ये कोई पहाड़ है। ठीक है, क्या है दोस्तों? पहाड़ है, पहाड़ है। अब यहाँ पर खूब सारी बारिश हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? बारिश हो रही है। अब खूब बारिश हो रही है, यहाँ पर तालाब वगैरह बन जा रहा होगा। क्या बन जा रहा होगा दोस्तों? तालाब वगैरह जो है बन रहा होगा यहाँ पर, और ये सारा पानी जो है तालाब के अंदर इकट्ठा हो रहा होगा, और ये ढलान जहाँ पर मिल रहा होगा वहाँ से इस नदी का क्या हो रहा होगा? निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर ग्लेशियर तो है नहीं उत्तर भारत की तरह, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं? यहाँ पर जो है खूब लंबी लंबी पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 6000, 7000, 8000 मीटर की समथिंग में होती है। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर तो पठार पाए जाते हैं छोटे छोटे हाइट वाले। तो यहाँ की जो नदियों का निर्माण केवल मानसून, इसलिए जो है प्रायद्वीपीय नदियों को क्या बोला जाता है? मानसून। जब मानसून आता है तब इन नदियों के अंदर पानी आता है, तब पहाड़ों के ऊपर पानी गिरता है, फिर वो जो है ढलान से नदियों का निर्माण रूप लेते हैं। लेकिन वहीं पर जो आपका ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु नदी है, ये सालों साल बहने वाली नदी है, क्योंकि ये लोग ग्लेशियर से अपना जल प्राप्त करती हैं। ग्लेशियर सालों साल पिघलते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग नदी बनती है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, चाहे नर्मदा हो, तापी हो, गोदावरी हो, ये सब जो है इनके अंदर जल तब आता है इन नदियों के अंदर जब मानसून आता है भारत के अंदर, जब खूब झमाझम बारिश होती है। ठीक है, तो जब बारिश रहेगा तब इनके नदियों के अंदर पानी रहता है, नहीं तो ये सूखी रहती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों। किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। तो ये क्या है भाई? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलता है। तो आप लोगों को पता होगा कि महाबलेश्वर जो है घूमने वाला एक जगह है, खूब पानी वगैरह है वहाँ पर। ठीक है, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से निकलता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? 1400 किलोमीटर। महानदी उसके बाद में दोस्तों सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ आपकी तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मूसी है तथा भीमा है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपकी कृष्णा की। एक बार और कैसे याद करेंगे इसको भाई? तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, भीमा और घाटप्रभा। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। जल कौन कौन से एरिया से गिराता है भैया? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन एरिया में जो है जल, उसके बाद में कहाँ? बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है अपना जल गिराता है। इसको एक बार कृष्णा नदी को देख लेते हैं मैप के अंदर। तो भाई महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है नदी। ठीक है, ये रही आपकी, ये रही आपकी दोस्तों, ये आपकी है कृष्णा नदी। ये रही आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, ये जो है अपना बंगाल की खाड़ी के अंदर जल गिराती है। उसके बारे में बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी के बारे में देखते हैं कि भाई पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, कर्नाटका से निकलती है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के अंदर जो है एक पर्वत है जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो वहाँ से जो है कावेरी नदी निकलती है। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 760 किलोमीटर। सहायक नदियाँ अमरावती, आप लोग अमरावती, उसके बाद में भवानी, हेमावती और काबिनी, इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? कावेरी नदी की। कौन कौन से राज्य से बहती हुई? भाई तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका।
ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी, कुदलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। कावेरी को एक बार देख लेते हैं, कावेरी नदी को दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आपकी कावेरी नदी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्या बात कर लिया, एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, तो प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है आपका गोदावरी का। कितना है डिस्टेंस, 1465 किलोमीटर। फिर कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया वन बाय वन करके। किसके बारे में, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया दोस्तों हिमालय नदी के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा सिंधु नदी के बारे में। फिर उसके बाद में बात किया गंगा नदी के बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। फिर प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर हमने किसके बारे में बात किया, तो प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर सबसे पहले नर्मदा के बारे में, उसके बाद में तापी नदी के बारे में, फिर गोदावरी नदी के बारे में, फिर महानदी के बारे में, फिर उसके बारे में हम लोगों ने बात किया कृष्णा नदी के बारे में, फिर कावेरी के बारे में। इनकी विशेषताएं समझी, टोटल लंबाई कितनी है वो समझा हम लोगों ने। एक बार आप लोग भारत के मैप में लिख लीजिए। तो हम लोगों ने जो है 2 प्रकार की नदियों के बारे में बात किया। एक वो नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं, जो आपकी हिमालय से निकलती हैं। ये हिमालय का जो है रेंज है, इस तरह से रेंज है हिमालय का। और इसमें जो है खूब सारे क्या हैं दोस्तों, इसके अंदर खूब सारे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। और ये पहाड़ों के ऊपर खूब सारा क्या है, ग्लेशियर्स हैं। तो जब ये पहाड़ की बर्फ़ पिघलती है तो नदियाँ बनती है। एक नदी बनती है आपकी सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ से जाती है। एक बनती है आपकी गंगा नदी, ठीक है, जो इस तरह से जाती है। एक बनती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो इस तरह से आती है। फिर हम लोगों ने बात किया इनकी सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, इनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। जैसे सिंधु नदी की जो है 5 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसी तरह से गंगा नदी की भी जो है कई सारी सहायक नदियाँ, जिसमें से प्रमुख एक आपकी यमुना नदी है। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आपकी हिमालय की नदियाँ, क्योंकि ये हिमालय में आपका बर्फ़ जमा हुआ है और ये बर्फ़ जो है सालों साल पिघलता है, इसलिए इन नदियों के अंदर जो है सालों साल पानी रहता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गंगा नदी जो है सूख गई है, सिंधु नदी सूख गई है, ब्रह्मपुत्र नदी सूख गई है, क्योंकि इनके अंदर सालों साल बहुत सारा पानी रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप किससे बोलते हैं, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। प्रायद्वीप के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी नदी के बारे में बात किया, सबसे पहले बात किया हम लोगों ने नर्मदा नदी के बारे में, फिर तापी नदी के बारे में, फिर गोदावरी नदी के बारे में, फिर कृष्णा के बारे में, फिर कावेरी के बारे में, फिर महानदी नदी के बारे में। तो अब प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के अंदर क्या अंतर है, तो भाई प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती हैं इनको क्या बोलते हैं, मानसूनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मानसूनी नदियाँ बोलते हैं। मानसूनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसके ऊपर निर्भर करती हैं, वर्षा के ऊपर। इनके अंदर जल कब आता है, जब बारिश होती है, जब भारत के अंदर मानसून आता है, ठीक है। वैसे सालों साल कैसी रहती है, सूखी रहती है दोस्तों, ठीक है। इनके अंदर पानी कम रहता है, तो ये अंतर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बात करेंगे, हाँ देखिए कि भाई जिन नदियों में वर्षा भर पानी रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, बारहमासी नदियाँ बोलते हैं। जैसे कि हिमालय की नदियाँ होंगी। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के समूह क्या बोलते हैं, नदी तंत्र बोलते हैं। मैंने आप लोग को बता दिया। फिर एक टॉपिक है सिंधु जल समझौता, ये 1960 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, सिंधु नदी को लेकर के, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दोस्तों हिमालय की नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हुई बहती हैं, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। यही कारण है कि जब गंगा नदी बहती है या फिर तो वो अपने साथ ऊपर से चट्टानों को तोड़ तोड़ करके लेके आती है और नीचे मिट्टी बनाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत के अंदर मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ पाई जाती है, क्योंकि नदी जो होती है दोस्तों चट्टानों के अंदर से बहती है, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा किस प्रकार से जो है एक कुआं होता है, क्या होता है दोस्तों, कुआं, ठीक है, कुआं होता है। और कुएं के ऊपर जो है ये रस्सी जो है आती जाती रहती है, तो कुएं में क्या कर देती है, बिल्कुल छेद कर देती है। तो आप लोग समझिए ये नदी जो है कोई 1-2 दिन 2-3 साल से नहीं बह रही है, ये नदियाँ पता नहीं कितने करोड़ों सालों से बह रही हैं। और ये करोड़ों साल से क्या कर रही हैं कि जो चट्टान वगैरह है ना, इनको काटती हुई आ रही हैं। जब ये चट्टानों में से बहती हुई आ रही है तो चट्टानों के अंदर छेद तोड़ देती है उनके पत्थरों को, और पत्थरों को जो है 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक बहा के लाती है। फिर ये पत्थर एक समय ऐसा आता है कि ये लोग मिट्टी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। और ये मिट्टी जो जमीनों के अंदर ये डिपॉजिट होने लग जाती है। इससे कि किसका निर्माण होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। उसके बाद में हिमालय की नदियाँ मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि नदी जब पहाड़ों से निकल कर आती है तो वो किस तरह से बन जाती है, विसर्प करती है, ऐसे ऐसे घूमती आती है, फिर झीलों का निर्माण करती है, लेक्स का निर्माण करती है, ठीक है। फिर अंतर है कि भैया हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं हिमालय की नदी। तो देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, इन नदियों को पर्वतों से पिघलने वाले हिम वर्षा का जल प्राप्त होता है। इनके अंदर जल कैसे आता है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिम होते हैं, वो पिघलते हैं, तो वो उन्हीं की सहायता से जो है जल आता है। और इनकी क्या होती है,
इनकी जो होती है क्या होती है दोस्तों, लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है कि अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है दोस्तों, पश्चिमी घाट। ये देखिए अधिकतर नदियाँ आप लोगों ने इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो नदियाँ हैं जैसे कावेरी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, तो सब नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, आपकी पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, ठीक है। हाँ, और ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि नदियों का प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर होता है। अगर बारिश अच्छी होगी तो नदियों के अंदर जो है जल आएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो जल नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद में और क्या विशेषता दे रखा है दोस्तों, तो समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से एक एक नंबर आपसे पूछ लेगा, वन लाइनर जो है 1 मार्क्स के सवाल इसके अंदर पूछ लेगा, इसलिए इसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड देवप्रयाग में से मिल जाते हैं। हम लोग को पता है कि भैया गंगा जो है 2 नदियों से मिलकर के बनी है दोस्तों, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है हरिद्वार तक तो जो है पहाड़ों के अंदर रहती है, लेकिन जैसे हरिद्वार क्रॉस करती है तो किसके अंदर आ जाती है, आपकी मैदानी भाग के अंदर आ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में लोग सांगपो बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश के अंदर जाती है तो वहाँ पर इसको जमुना बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। एक नदी के कई सारे हर देश के अंदर अलग अलग नाम है। उसके बाद में दोस्तों सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा मैंने आप लोग को समझाया था कि जब नदी जो होती है, ठीक है, नदी जो होती है जब वो बह रही होती है, जब वो बिल्कुल समतल जमीन पे आ जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्पीड उसकी कम हो जाती है और वो अपने जल को जो है कई सारे भागों के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। आप अगर दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नदी का जो है मुख्य भाग कौन सा है, और सारे भागों के अंदर क्या होता है, जल होता है। तो ये जल जितनी दूरी तक फैला होता है, जितने क्षेत्र तक फैला होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। उसके बाद में नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये किस लिए शुरू किया गया था, भी प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि गंगा जो हमारी बिल्कुल मैली होती जा रही है, तो इसीलिए भारत सरकार ने जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए शुरू किया था प्रोग्राम। उसके बाद में दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा एवं तापी पश्चिम की तरफ क्या होती है, बहती है, ठीक है, और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी जो होती है दोस्तों बिल्कुल ही डायरेक्ट जाकर के समुद्र से क्या हो जाती है, मिल जाती है। जबकि वहीं पर डेल्टा क्या होता है कि बहुत पानी ऐसे ऐसे फैल जाता है उसका, उसके बाद में जो है समुद्र के अंदर मिल जाता है। लेकिन एस्चुरी जो होती है डायरेक्ट जो है समुद्र के अंदर जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, धुआंधार प्रपात का। 1 नंबर में सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। फिर उसके बाद में जो आखिरी टॉपिक है आप लोगों का वो है झीलों की उपयोगिता। क्या है दोस्तों, झीलों की उपयोगिता, ठीक है। झील आप लोगों ने आसपास में देखे होंगे, लेक्स वगैरह जो होते हैं, तो उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है दोस्तों झीलों से, कि भाई सिंचाई में सहायक होती है। झील के अंदर पानी होती है दोस्तों, ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा झीलों के अंदर जो है सालों साल पानी रहता है। तो झीलों के पानी से जो किसान जो होता है क्या कर सकता है, इरिगेशन कर सकता है। उसके बाद में नदी के बहाव को क्या कर सकता है, सुचारू बनाना। मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ का जो अधिकतम पानी होता है वो झील के अंदर चला जाता है, जिससे कि पानी जो होता है वो उसका जो लेवल ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उसके बाद में बाढ़ की रोकथाम के लिए भी झील की उपयोगिता होती है। बिजली भी बनाई जा सकती है झील वगैरह के अंदर से। नमक का निर्माण, नमक कौन सी झील से बना सकते हैं, तो भैया उस झील से बनाएंगे जिसके अंदर जो है जिसका पानी बहुत ही कैसा है, नमकीन है। जैसे कि उड़ीसा के अंदर आपका कौन सी झील पाई जाती है, चिल्का झील पाई जाती है, और उसका पानी कैसा है दोस्तों, उसका पानी जो है बिल्कुल ही नमकीन है। तो उससे क्या बनाई जा सकती है। उसके बाद में फिर भारत के अंदर जो है राजस्थान के अंदर सांबर झील होगी, तो वहाँ से भी जो है नमक का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में और क्या क्या फ़ायदे हैं, पर्यटन, लोग घूमने जा सकते हैं झील के अंदर, नाव चला सकते हैं, मत्स्य पालन हो सकता है, ठीक है। जलवायु को कैसा बना सकता है, सामान्य बना सकता है। तो ये जो है झील के क्या हैं दोस्तों, फ़ायदे हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया आज, ठीक है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई हिमालय की नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, तो तमाम जानकारी जो है हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग जो है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिससे कि आप लोग जो है एग्ज़ाम्स में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो उम्मीद करता हूँ एक बार और कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा मैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। सब्सक्राइब